बात करते हैं देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल यानी मंगलवार को होगा। 7 मई को 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण के चुनाव में अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव, सुप्रिया सुले समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। अब तक देश में लोकसभा के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ। फिर हुआ दूसरा चरण 26 अप्रैल को, जहां दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके बाद अब कल यानी 7 मई को तीसरे चरण के मतदान होंगे, जिसके बाद 13 मई को चौथे चरण के मतदान, 20 मई को 5वें चरण के मतदान, 25 मई को छठे चरण के मतदान और 1 जून को 7वें यानी कि आखिरी चरण के मतदान होंगे। और फिर 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी और देश में सरकार किसकी बन रही है, प्रधानमंत्री कौन होगा अगला, ये तस्वीर भी 4 जून को स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए, लोकसभा का चुनावी रण जारी है। 7 चरणों में केंद्र की सत्ता के लिए वोटिंग हो रही है और इसी बीच इन चुनावों में कई दिग्गज चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कौन कौन से चेहरे हैं, प्रतिष्ठा दांव पर किसकी लगी है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भारत के 10 संसदीय क्षेत्र, जिन पर 4 जून को पक्ष और विपक्ष के साथ हर किसी की रहेगी नजर। कहीं देश के दिग्गज लड़ रहे चुनाव तो कहीं दिग्गजों के कुनबे की है सियासी रार। आइए नजर डालते हैं देश की सबसे चर्चित 10 सीटों और उनके प्रत्याशियों पर। वाराणसी देश की आध्यात्मिक राजधानी माने जाने वाले इस शहर से देश के पीएम नरेंद्र मोदी मैदान में हैं। कांग्रेस ने यहाँ अजय राय को उतारा है। गुजरात के गांधीनगर से देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। इस सीट से पहले भी एक पीएम, 2 सीएम और गृह मंत्री चुनाव लड़ चुके हैं। केरल के वायनाड से राहुल गांधी मैदान में हैं। उन्हें यहाँ सीपीआई की एनी राजा कड़ी टक्कर देती दिख रही हैं। रायबरेली इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र रहा, अब यहाँ उनके पौत्र राहुल गांधी मैदान में हैं। भाजपा ने योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले तो एनसीपी से अजित पवार की पत्नी सुनेत्र पवार मैदान में है। हैदराबाद में 20 सालों से अजेय चल रहे एआईएमएम असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं। हालांकि भाजपा से डॉक्टर माधवी लता ने इस बार चुनाव में रोचकता ला दी है। इधर दक्षिण भारत में कमल खिलाने को भाजपा खासी मशक्कत कर रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से भाजपा ने अपने चर्चित चेहरे और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई पर दाव लगाया है। डीएमके ने यहां पर मेयर गणपति राजकुमार को मैदान में उतारा है। आंध्रा के कडप्पा में भाजपा के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ बहन और चचेरे भाई का मुकाबला रोचक है। कांग्रेस ने अपनी अध्यक्ष और विपक्षी सीएम जगन की बहन वाईएस शर्मिला को उतारा है, तो वाईएसआर कांग्रेस ने शर्मिला के चचेरे भाई अविनाश रेड्डी को सामने खड़ा कर दिया। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली संसदीय सीट खासी सुर्खियों में है। महिलाओं की मददगार होने के सियासी संदेश के साथ भाजपा ने रेखा पात्रा को टिकट थमाई, तो इधर टीएमसी ने भी अपनी रणनीति को दुरुस्त कर टिकट बदलकर नूरुल इस्लाम पर दाव खेला। केरल के तिरुवनंतपुरम से चौथी बार सांसद बनने का सपना पाले कांग्रेस के शशि थरूर मैदान में हैं। भाजपा ने यहां केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उतारकर मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश की है। अब ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा कि किस दिग्गज की साख बच पाएगी और किसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव की स्पेशल रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है और इसी कड़ी में ओडिशा के बहरामपुर और नवरंगपुर में उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। यहाँ सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से हमारी सभी घोषणाओं पर अमल भी करेंगे। ओडिशा में इस बार 2 यज्ञ एक साथ हो रहे हैं। यह यज्ञ देश में, हिंदुस्तान में मजबूत सरकार बनाने के लिए किए जा रहे हैं और दूसरा जो यज्ञ है वो ओडिशा में भाजपा के नेतृत्व वाली मजबूत राज्य सरकार बनाने का यज्ञ है। आपको बता दें कि यहाँ पर 13 मई को मतदान होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। राम मंदिर मोदी ने नहीं बल्कि आपके वोट ने बनाए हैं।
आपके वोट से रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा के सभी लोगों को बधाई। संकल्प पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को मजबूत बनाने का ये चुनाव है। युवा सपनों को साकार कर रहे हैं। अमीर ओडिशा की जनता गरीब है। 6 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री तय होगा। ओडिशा में बीजेडी नेताओं ने लूट मचा रखी है। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान, वो सुनिए आप। ओडिशा में भाजपा के नेतृत्व वाली मजबूत राज्य सरकार बनाने का है और मैं आपके जोश, आपके उत्साह में एक ही भावना देख रहा हूं। ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार, ओडिशा रे प्रथम थर हेब डबल इंजन सरकार। साथियों, मैं आज ओडिशा भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ओडिशा भाजपा ने ओडिशा की आकांक्षाओं को, यहां के युवा सपनों को ध्यान में रखते हुए, यहां की बहनों बेटियों के सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत ही विजनरी संकल्प पत्र जारी किया है। मैनिफेस्टो कल जाहिर किया है। इसमें युवाओं, महिलाओं के लिए रोजगार भी है। इसमें बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य भी है। इसमें ओडिशा की महान संस्कृति, यहां पर पर्यटन के विकास के लिए अहम घोषणाएं भी है। धान किसानों के लिए केंदु पत्र के लिए भी बीजेपी के संकल्प पत्र में बहुत ही बड़ी घोषणाएं की गई है। और आप तो जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। साथियों, उड़ीसा के लोगों में दम भी है और जज्बा भी है, लेकिन मुझे ये देखकर दुख होता है कि बीजेडी सरकार ने आपको सही अवसर नहीं दिया। मोदी जी जो योजनाएं बनाता है उसको बीजेडी सरकार ने लागू नहीं होने दिया। जो लागू हुई उनमें बीजेडी ने अपने भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा दिया। मोदी ने मुफ्त चावल की योजना शुरू की। क्यों? ताकि उड़ीसा के किसी भी गरीब मां के बच्चे को भूखा न सोना पड़े, गरीब का चूल्हा जलता रहना चाहिए। लेकिन बीजेडी सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया। साथियों, मोदी ने पूरे देश में आयुष्मान योजना शुरू की। इससे आप देश में कहीं भी रहे 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन बीजेडी सरकार ने इसको भी लागू नहीं किया। तो वहीं लोकसभा चुनावों के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस में 32 साल तक वो रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार को भी देखा, करीब से देखा।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो ये भी कह दिया कि जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ बाकायदा एक बैठक की और कहा था कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वे एक सुपर पावर कमेटी का गठन करेंगे, राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाह बानो के फैसले को पलट दिया था। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी टीम इस देश को किसी ना किसी बहाने से तोड़ना चाहती है। पहले की कांग्रेस और वर्तमान कांग्रेस में बहुत फर्क है। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बैन किए गए आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पॉलिटिकल फंडिंग ली है। एलजी के पास वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया की शिकायत आई थी, जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी आतंकी समूह से 1.6 करोड़ डॉलर यानी कि 133 करोड़ रुपए लिए हैं फंडिंग के तौर पर, ताकि देवेंद्र पार भुल्लर की रिहाई कराई जा सके। इस शिकायत के आधार पर एलजी ने यह सिफारिश की है। सिरोही से बड़ी खबर है। महिला के साथ मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार अपने लिए लगाई। दरअसल मारपीट करने वाले का नाम भी बताया। आरोपी दलपत सिंह बालदा गांव का रहने वाला है और पीड़ित महिला ने मारपीट का वीडियो भी पेश किया है। एसपी के निर्देश पर सिरोही सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर सदर थाना पुलिस जांच में जुटी है। मैं भाई एक मन मसूम दिन दी तो मन में मुँह रहती थी। दलपत सिंह आयो खी से, दलपत सिंह और कुलदीप सिंह खी से मन पटकते, मन बारे मार पीट करे। माँ मेरे कल से मैं घूम रही उधर उधर। मैं थाने गई तो पुलिस वालों ने मुझे धमकियाँ दी कि आपको भी अंदर डाल देंगे, हमारी कोई सुनवाई कर रहे नहीं है। खबर झालावाड़ के झालरापाटन से है, जहां एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। दरअसल पुरानी तहसील में इलेक्ट्रिक स्कूटी खड़ी थी और अचानक से धू धू कर ये स्कूटी जलने लगी। इलेक्ट्रिक स्कूटी जलकर खाक हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह से आग पर नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन तस्वीरें जरा देखिए और इस वाहन में आग लगने के बाद ये तस्वीरें सामने आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जोधपुर से है, जहां एक मासूम बच्चे ने ट्रक चलाते हुए जब वीडियो डाला तो वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर अब तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल यह है कि खेलने और पढ़ने की उम्र में ये मासूम बच्चा क्यों ट्रक चला रहा है, कैसे ट्रक चला रहा है और इस तरह का कृत्य किसी और के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। ये लापरवाही जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये शाबाशी पाने वाली लापरवाही नहीं बल्कि सबक सिखाने वाली लापरवाही है। मासूम के जीवन से तो खिलवाड़ कर ही रही है लापरवाही, लेकिन कथित रूप से जोधपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है और फर्स्ट इंडिया न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत और उम्र के हिसाब से आगे बढ़ने की जरूरत। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।